plans through the highways till my shadow turns to sun rays. I'm Nandita Arora and welcome to another session of Veda Victory. Today we'll study about acute pancreatitis. Now what does the word mean, acute pancreatitis? Acute means anything of short duration, short interval, right? जिसका ऑनसेट अभी हुआ है दैट इज एक्यूट. एंड पेनक्रियाटाइटिस का मतलब क्या हुआ? पेनक्रियाज की इन्फ्लामेशन, दैट इज द एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज इज कॉल्ड एज acute pancreatitis. Now what is pancreas? Pancreas is nothing but it is an abdominal organ which is 6 inches in length. The shape of the pancreas is like a flat pear, right? And the pancreas is divided into head, body and tail. अब जो head portion है pancreas का, that is associated with what? It is associated with duodenum, ampulla of Veda, राइट. ऊपर लिवर से 2 हिपैटिक डक्ट्स आती है, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है और वो जाके एम्पुला ऑफ वेटर में ड्रेन करती है. सिमिलरली पेनक्रियाज में से पेनक्रियाटिक डक्ट है, वो भी वहीं पर ड्रेन करेगी. देयर आर मेजर एंड माइनर ड्यूडेनल पैपिलेस, दैट इज एट द हेड साइड, राइट. नाउ द टेल साइड. टेल साइड इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? इट इज रिलेटेड टू स्प्लीन. फाइन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, pancreas is a retroperitoneal structure. That means it is not fully covered by peritoneum. इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हम आगे बताएंगे, ठीक है. नेक्स्ट, पेनक्रियाज के फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाज क्या है? एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है. एक्सोक्राइन कैसे होता है कि जो भी उसके अंदर से सिक्रीशंस हैं, क्या सिक्रीशंस है? अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, राइट. दे आर सिक्रीटेड आउट एट द ड्यूडेनम, तो दैट इज एक्सोक्राइन. वो हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है. सेकंड, एंडोक्राइन मतलब कि उसी के अंदर जो है वो ग्लूकागोन और इंसुलिन का भी चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा शुगर लेवल कंट्रोल हो रहा है, तो दैट इज द एंडोक्राइन फंक्शन. दैट मीन्स पेनक्रियाज एक्ट बोथ एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट. Then comes on our topic acute pancreatitis. Acute pancreatitis जो है वो basically 2 तरह का हो सकता है. एक होता है माइल्ड एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, एक होता है सिवियर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स? ऐसे तो पता लग रहा है बोलने से ही, माइल्ड मतलब कम, सिवियर मतलब ज्यादा. दैट मीन्स माइल्ड जो है उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, इजिली ट्रीटेबल है, सर्जिकल अप्रोच बहुत रेयर चाहिए. वेयर एज सिवियर केस में सर्जिकल अप्रोच बहुत ज्यादा चाहिए. सेकेंड, माइल्ड केसेस जो हैं, अगर हम टोटल परसेंटेज देखें तो 80% हमें माइल्ड केसेस मिलेंगे और 20% जो है हमें एक्यूट केसेस मिलेंगे, ठीक है. मेजर डिफरेंस क्या है माइल्ड और सिवियर में? जो माइल्ड है, जो भी पेनक्रियाज के आसपास के ऑर्गन्स हैं उनको डिस्टर्ब जो है वो माइल्ड कंडीशन नहीं करती. मीन्स इट डज नॉट लीड टू ऑर्गन डिसफंक्शंस एंड इट डज नॉट लीड टू डिसफंक्शन ऑफ द एसोसिएटेड ऑर्गन्स इन माइल्ड कंडीशन. वेयर एज सिवियर में इसका ऑपोजिट है, वहां पे ऑर्गन फेलियर भी होता है, खुद तो मरता ही है, साथ में अपने आसपास के दोस्तों को भी लेके डूबता है, राइट. ओके, देन वी हैव पेनक्रियाज के आसपास के स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? पेनक्रियाज है, आगे स्टमक है, इधर से लिवर आ रही है, गॉल ब्लैडर है, ड्यूडेनम है, राइट. वी ऑल नो द बेसिक एनाटॉमी, ठीक है. मैं बेसिक से बता रही हूँ ताकि हमें हर पॉइंट जो है वो क्लियर हो. नेक्स्ट कम्स द इटियोलॉजी ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस. हर एक डिजीज जो है उसकी एक बेसिक एटियोलॉजी होती है. इसके लिए मैंने एक निमोनिक तैयार किया है जिससे आपको ये लर्न करना आसान हो जाएगा, राइट. तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की एटियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? TIP, T²IP³. दोबारा से बोलेंगे, T²IP³. T² का मतलब क्या है? किसी भी टॉक्सिन की वजह से, बेसिकली स्कॉर्पियो बाइट और ऑर्गेनोफॉस्फेरस. तो कोई भी स्कॉर्पियो बाइट या ऑर्गेनोफॉस्फेरस की वजह से जो है वो इट कैन लीड टू एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस. सेकेंड, कोई ट्रॉमा हो जाए, इट कैन लीड टू एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, राइट. आई का मतलब क्या है? मीन्स एनी इन्फेक्शन. इन्फेक्शन कैसे? लाइक मोस्ट कॉमनली मम्प्स, राइट. मम्प्स जैसे जो इन्फेक्शन होते हैं दे मोस्ट कॉमनली लीड टू एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस. देन आई टोल्ड P³, राइट. P³ का मतलब क्या है? एक प्रोसीजर आता है ERCP. पोस्ट ERCP की वजह से एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है, राइट. आई विल टेल आफ्टरवर्ड्स व्हाट इज ERCP. Second, pregnancy cases में there is huge chance of acute pancreatitis. And third is P, that is post-operative.
पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में भी हमारा ये होता है। एंड मेजर हमारी चीज याद रखने वाली क्या है कि कभी भी एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है तो वो मोस्ट प्रॉब्ली दो मेजर फैक्टर से होता है। वन इज excessive consumption of alcohol. A person taking greater than 60 ml of alcohol per day leads to high risk of acute pancreatitis. Second is gallbladder. Gallbladder stones and gallbladder pathology leads to pancreatitis. So these are the two major hot spot causes of acute pancreatitis. इसके अलावा बाकी हेरिडिटी भी हो सकता है, राइट, हाइपोक्सिक इस्चेमिक कंडीशंस की वजह से हो सकता है, बट बेसिक हमें क्या याद रखना है, टी स्क्वायर आई पी क्यूब, ठीक है। टी स्क्वायर से हो गया हमारा ट्रॉमा, सेकेंड इज टॉक्सिन्स, आई से हो गया इन्फेक्शंस, पी से हो गया, पी क्यूब से क्या हो गया, प्रेगनेंसी, पोस्ट ऑपरेटिव एंड पोस्ट ERCP, ठीक है। इसके अलावा iatrogenic hypoxia तो हमें ऐसे याद रहेगा, और दो मेजर हमें ऐसे याद रहेंगे, दैट इज एल्कोहल एंड गॉल स्टोन्स। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि हमें एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस कॉज करती हैं। अब वो ड्रग्स के लिए भी मैंने निमोनिक्स बनाया है। उसके लिए निमोनिक्स क्या है, मेस वाला, MES मेस, VALA वाला, M फॉर मेसएलेमीन, राइट, मेसएलेमीन इज अ ड्रग विच कॉजेज एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। ME से हो गया मेसएलेमीन, ठीक है। S से क्या हुआ, S से हो गया सल्फासेलेजीन, राइट। VALA वाला, V से हो गया वेलप्रोइक एसिड, A से क्या हो गया एजोथायोप्रीन, ठीक है। L से क्या हो गया एस्पराजिनेज, और A से क्या हो गया ACE inhibitors. So these are the basic things. I repeat, MES, VALA, MES, ME से क्या हुआ मेसेलेनिन, S से क्या हो गया सल्फासेलेजीन, V से क्या हो गया वेलप्रोइक एसिड, A से क्या हो गया एजाथियोप्रीन, L से क्या हो गया L एस्परजिनेज, एंड A से क्या हो गया ACE inhibitors. So these are the drugs. मेस वाला याद रखना है, टी स्क्वायर आई पी क्यूब याद रखना है, अल्कोहल और गॉल स्टोन्स याद रखना है, और हमारे हाइपोक्सिक इस्चेमिक और क्या बोला मैंने, हाइपोक्सिक बोला, इस्चेमिक बोला, और एक और चीज क्या बोली मैंने कि हेरिडिटी कॉज, तो हेरिडिटी हमें याद रखना है। सो दीज आर द बेसिक इथियोपैथोजेनेसिस, इथियोलॉजी ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। ओके, सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू पैथोलॉजी ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। जैसे कि मैंने आपको इटियोलॉजी बताई कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, उसी के बेसिस पे वी हैव आर पैथोलॉजी। हमने बोला कि कोई भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं, कोई भी अल्कोहल होता है, दैट आर द मेन कॉजेज ऑफ दिस कंडीशन। अब कोई भी अल्कोहल ले रहा है, कोई बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स ले रहा है, ठीक है, किसी का शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, उसमें लिपिड्स कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो पेनक्रियाज पे ट्रिगर होगा और प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन मैंने बोली, कोई भी स्टोन्स का केस है या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कॉमन बाइल डक्ट में हो गई है, हिपैटिक डक्ट में हो गई है, सिस्टिक डक्ट में हो गई है, तो इट विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, राइट, तो वो फैक्टर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। थर्ड, कोई भी ड्रग्स ले रहा है, कोई टॉक्सिन है, कोई ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, तो उसकी वजह से भी वो, मतलब अंत में सारी पैथोलॉजी, सारी जो इटियोलॉजी है उसका इफेक्ट जो है वो उस एंजाइम पे पड़ना है, तो पेनक्रियाज में से वो एंजाइम जो है वो बाहर निकलेगी, दैट इज वहां पे बेसिक जो इसमें काम करती है दैट इज ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करेगी, अब ट्रिप्सिन जो है वो पेनक्रियाज में हमको सबको पता है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जैसे ही वो एक्टिव फॉर्म में ट्रिगर होती है ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स, पेनक्रियाज के अंदर ही, यूजुअली वो वहां पे एक्टिवेट नहीं होती, वो ड्यूडेनम में जाके एक्टिवेट होती है। तो जैसे ही वो यहाँ पे एक्टिवेट होगी, व्हाट इट विल डू, उसका वहां पे ड्यूडेनम में क्या काम है ट्रिप्सिन का, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना। यहाँ पे उसको प्रोटीन तो मिला नहीं, तो अब क्या करेगी, वो अपने आसपास के सेल्स को खाने लग जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी, इट विल लीड टू एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। अब जब ये कंडीशन हो गई है, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स है पेनक्रियाज के, दैट इज द स्प्लेनिक वेन, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, ऊपर से लिवर भी है, इधर से स्टमक भी है, इधर से ड्यूडेनम भी है जहां पे एम्पुला ऑफ वीटर खुल रहा है, तो ये सारे जो है वो वहां पे डिस्टर्ब होंगे। सो दिस इज द मेजर पैथोजेनेसिस ऑफ acute pancreatitis, right?
अब हम आते हैं कि जो भी ये कंडीशन होती है, हमें इटियोलॉजी पता लग गई, हमको पैथोलॉजी पता लग गई, हमको टाइप्स पता लग गए, हमको इसकी डेफिनेशन पता लग गई, ठीक है। फोर्थ चीज हमारे पास क्या आती है कि हमको एग्जामिनेशन कैसे करनी है, हाउ टू डायग्नोज अ पेशेंट ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, ठीक है, आपका मेजर उसके ऊपर सबसे एम क्या रहेगा, क्लिक। व्हाट डू यू मीन बाय क्लिक, CLIK, मेरे स्पेलिंग है क्लिक के। C का मतलब उसमें सारे क्लिनिकल फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। L का मतलब लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। I का मतलब इमेजिंग और K का मतलब करो। क्लिनिकल फीचर्स, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस और इमेजिंग जब तीनों ही आपको एक दिशा में बताएंगी कि ये एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है, तो ये चीजें करके आपको पता लग जाएगा कि इट इज अ केस ऑफ AP, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। अब व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? क्लिनिकल फीचर्स, बेसिक पेशेंट जो आता है आपको बोलेगा एकदम से एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो रही है मेरे इन दी एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन में भैया एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो रही है मेरी, एकदम से उठ जाती है पेन, और वो पेन जो है वो लास्ट करती है फॉर 15 to 60 मिनट्स, ठीक है। वो खत्म ही नहीं होती है, वो 15 मिनट तक पेन होती ही रहती है, ठीक है। कोई पोस्चर चेंज से ठीक नहीं होती है। हाँ, पोस्चर चेंज से जो है वो पेनक्रियाटाइटिस की दर्द ठीक हो सकती है, दैट इज स्टूपिंग पोस्चर्स, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ कुछ भी, उससे कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक हो गया एब्डोमिनल पेन, सेकंड हो गया नोजिया, वॉमिटिंग, तो एसोसिएटेड फीचर्स हैं उसके, ठीक है। इसमें कोई फीवर नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, दो इट इज एन इन्फ्लेमेशन, इट इज नॉट एन इन्फेक्शन, रिमेंबर, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है, ये तो हो गया आपके क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स की हम बात कर रहे थे, तो क्लिनिकल फीचर्स हमने एक तो बोल दिया कि 15 to 60 मिनट्स तक जो है वो इसमें एक्यूट एब्डोमिनल पेन रहेगी जो एकदम से उठेगी, और वो पेन का सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होता है, दैट इट विल रेडिएट टू द बैक। पेनक्रियाटिक पेन हमेशा बैक में रेडिएट करती है, इधर से बैक में रेडिएट करेगी, ठीक है। सेकेंड चीज इसमें हमने पहले ये पढ़ा था, इट इज ए रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, जिसकी वजह से इसमें कोई भी हमें रिजिडिटी या गार्डिंग का फीचर नहीं दिखेगा, रिबाउंड टेंडरनेस इसमें हमें नहीं दिखेगी। देयर विल बी टेंडरनेस बट देयर विल बी नो रिजिडिटी, देयर विल बी नो गार्डिंग, देयर विल बी नो रिबाउंड टेंडरनेस। एक और चीज, जब भी एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होगा तो क्योंकि सारे एंजाइम्स जो थे वो पेनक्रियाज में से निकल रहे थे, ड्यूटेनम में जा रहे थे, हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब वो एंजाइम्स जो भी हमारे हैं वो जो है वो निकल नहीं रहा, तो जब सोर्स ही लड़ाई करने के लिए नहीं निकल रहा तो हमारा फूड तो वैसा की वैसे रह गया, वहां पे मूवमेंट जो है वो कम हो गई। मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या हुआ, एक कंडीशन एक और उभर के आई जिसको हम बोलते हैं पैरालिटिक इलियस। अब जैसे ही पैरालिटिक इलियस होने लग गया तो क्या होगा कि वहां पे मोटाइलिटी और मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर हम वोवेल साउंड सुनेंगे तो हमें वो नहीं सुनाई देगी। तो दैट इज अ फीचर कि हमारे पास जब भी पेशेंट आता है तो कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट हमारे पास सिम्टम्स लेके आता है, डॉक्टर जो डायग्नोज करता है वो साइन होता है। तो सिम्टम क्या लेके आएगा, मेरे एपिगैस्ट्रिक में दर्द हो रही है, नोजिया फील हो रहा है, वॉमिटिंग फील हो रही है, पेन पीछे को रेडिएट हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। सिम्टम्स हम क्या देखेंगे उसको, सबसे पहली चीज सिम्टम्स क्या देखेंगे, वोवेल साउंड्स नहीं होंगी उसकी, क्यों, पैरालिटिक इलियस की वजह से। सेकेंड चीज, उसमें हम फ्लैंक्स में, उसके फ्लैंक्स में डिसकलरेशन दिखाई देगी, दैट इज कॉल्ड एज ग्रे टर्नर्स साइन, तो ग्रे टर्नर्स साइन हमें पॉजिटिव मिलेगा। थर्ड, उसमें पेरी अम्ब्लाइकल रीजन में हमें जो है वो हीमोपेरिटोनियम जैसा कुछ दिखाई देगा, रेडिश coloration in the periumbilical region and that is called as क्यूलिन साइन। तो क्यूलिन साइन और ग्रे टर्नर साइन एंड वोवेल साउंड नेगेटिव, ये तीन हमारे डायग्नोस्टिक करेक्टर्स होंगे। इसके साथ साथ हम कुछ स्केल्स दिए हुए हैं जैसे कि ग्लासगो स्केल्स, ठीक है, वी हैव वेरियस स्केल्स, तो उसके हिसाब से भी हम इसमें जो है वो ट्रीटमेंट डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं, राइट। उसके अलावा अगर हमने क्या बोला था, क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन देख ली, थर्ड आई इमेजिंग प्रोसेस। इमेजिंग में क्या देखेंगे, यूएसजी करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, सीटी करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, सीटी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसमें करवा सकते हैं। अब हमें मेजर क्या देखना है कि जब भी हम कोई भी यूएसजी करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड से हमें क्या पता लगता है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन तो नहीं है, कोई स्यूडोसिस्ट तो नहीं बन गया है, स्यूडोसिस्ट इज अ कॉम्प्लिकेशन, वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें कैसे पता लगती हैं, अल्ट्रासाउंड से। एक्सरे से क्या पता लगेगा, एयर फ्लूइड लेवल का पता लगता है एक्सरे से, उसमें कोई भी
अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसका पता लगता है एक्सरे से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सरे फाइंडिंग्स। तीसरा हम सीटी स्कैन करेंगे, सीटी स्कैन से हमारे उसके सराउंडिंग ऑर्गन्स पता लग जाते हैं। आजकल और डेवलप आ गया CECT स्कैन, ठीक है। तो इससे जो है वो भी हम नेक्रोसिस का पता लगा सकते हैं, तो ये हमें पता लग जाएगा। फिर आता है हमारे पास हमने इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। मैनेजमेंट से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि वी हैव सम स्केल्स, राइट। कुछ स्केल्स हैं हमारे पास जिसके बेसिस पे हम प्रोग्नोस्टिक करते हैं, जैसे कि रैंसन स्कोर है, ग्लासगो स्कोर है। वो मैं आपको इमेजेस में दिखाऊंगी कि कैसा है, और वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी कि कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये बीच में हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो वी हैव, हमने इसकी क्या क्या पढ़ लिया हमने, ओके एक बार रिविजन करते हैं। हमने डेफिनेशन पढ़ ली इसकी, हमने टाइप्स माइल्ड और सीवियर पढ़ ली, उनकी डिफरेंशिएशन पढ़ ली, हमने इटियोलॉजी पढ़ ली, हमने इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ ली, हमने इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लिए, हमने इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज पढ़ लिए। डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज में एक और चीज होती है कि जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो WBC काउंट जो है वो बहुत ही ज्यादा रेज हो जाएगा, राइट। WBC काउंट इसका रेज हो जाएगा, ठीक है। WBC काउंट रेज होगा, और साथ में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज जो है वो हम इसमें देखते हैं। सीरम एमाइलेज जो है वो इतना हालांकि ज्यादा अच्छा कैरेक्टर नहीं होता देखने के लिए, क्योंकि किडनीज जो है वो हमारा सीरम एमाइलेज 24 to 48 या 2-3 दिन में जो है वो हमारा एक्सक्रीट कर देती है और वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। वेयर एज लाइपेज जो है दैट इज बेटर फाइंडिंग। तो सीरम लाइपेज अगर नॉर्मल से ज्यादा होता है, या फिर सीरम एमाइलेज अगर नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा होता है, तो उस केस में हम 80% केसेस में डायग्नोज कर लेते हैं कि इट इज अ केस ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, राइट। तो हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लिए, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस पढ़ ली हमने, ठीक है, और हमने इमेजिंग पढ़ ली कि CT के से क्या होगा, USG से क्या होगा, और MRI से क्या पता लगेगा, एक्सरे से क्या पता लगेगा, CECT से क्या पता लगेगा, राइट। तो ये हमने एक छोटा सा हमने ब्रीफ आइडिया ले लिया। अब हम चलेंगे कॉम्प्लिकेशंस पे, मैनेजमेंट पे, और फाइनली ट्रीटमेंट पे कि हमने उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सो वी वर स्टडिंग अबाउट एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, जिसमें हमने CLI के क्लिक हमारा एक निमोनिक यूज किया था क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए, लेबोरेटरी के लिए, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के लिए, आई फॉर इमेजिंग टेक्निक्स के लिए, और इसके से करो। जब ये तीनों चीजें कर लेंगे तो हमें पेशेंट का पता लग जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स हमने देख लिए थे, एब्डोमिनल पेन होगी, उसको सिम्टम्स और साइंस हमने डिफरेंशिएट कर लिए थे। अब हम आते हैं लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस पे। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि बहुत सारी होती हैं, बट उसमें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसमें हमें WBC काउंट जो है वो नॉर्मल से ज्यादा मिलेगा। सेकंड, हिमेटोक्रिट काउंट नॉर्मल से ज्यादा मिलेगा। थर्ड, हमने सीरम एमाइलेज और लाइपेज की बात की थी, जिसमें लाइपेज जो है वो ज्यादा अच्छा फैक्टर है, एमाइलेज 3 टाइम ज्यादा होना चाहिए। ALT दैट इज एलेनाइन एमिनो ट्रांसफेरेज, राइट, एलेनाइन एमिनो ट्रांसफेरेज, तो ये भी 3 to 4 टाइम्स जो है वो बेस लाइन से अपना ज्यादा मिलता है इस केस में। ये सब कुछ जो है ये हमारी हो गई क्या, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, राइट। फिर आती है हमारी इमेजिंग टेक्निक्स। इमेजिंग टेक्निक्स में मैंने आपको एक्सरे USG के बारे में बताया था। USG बेसिकली जब भी होता है तो ट्रांस एब्डोमिनल USG लिया जाता है। ट्रांस एब्डोमिनल USG में 3 चीजें जो है वो डिटेक्ट हो जाती हैं। एक, डायलेटेड CBD, कॉमन बाइल डक्ट अगर डायलेटेड है तो वो पता लग जाएगा, दैट विल बी ड्यू टू कोलिडोकोलिथियासिस, राइट। सेकेंड, एसाइटिस की वजह से हो सकता है। थर्ड, कोई भी गॉल स्टोन्स की वजह से जो है वो ट्रांस एब्डोमिनल USG में पता लग जाएगा हमें। एंड दिस USG इज बेसिकली परफॉर्म्ड विद इन 24 आवर्स। जब हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है, एडमिशन हो जाती है पेशेंट की, उसके बाद 24 आवर्स में हमें ये चीज करनी होती है, राइट। फिर हम प्लेन रेडियोग्राफ भी लेते हैं, ठीक है, एक्सरेज वगैरह लेते हैं, जो कि बेसिकली सुपाइन और स्ट्रेट पोजीशंस में लिए जाते हैं, जिसमें हमें मैंने आपको बताया था कि 2 साइंस कौन कौन से थे इसमें, एक ग्रे टर्नर साइन था और एक कोलियन साइन था। तो ये तो हमें ऐसे ही विजुअलाइज करने पे पता लग जाएगा। और 30% केसेस में क्या होता है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के, कि वी हैव चेस्ट सिम्टम्स, इसलिए हम चेस्ट का रेडियोग्राफ लेते हैं। जब हम चेस्ट का रेडियोग्राफ लेंगे तो हमें प्लूरल इफ्यूजन्स मिलेंगे, उसमें कुछ एक्सुडेट्स मिल सकते हैं हमें, राइट। हमें जो हेमीडायफ्राम है वो एलिवेटेड मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलेंगी, चेस्ट रेडियोग्राफ में। इसके अलावा हम MRI करवा सकते हैं, इसके अलावा हम USG करवा सकते हैं। CECT की बात करी थी, दैट इज कंट्रास्ट इनहैंस्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CECT, दैट इज अ बेटर वे, जिससे हमें नेक्रोसिस का पता लग जाता है कि पेनक्रियाज में कहीं नेक्रोसिस तो नहीं शुरू हो गई है, ठीक है। फिर आता है एक ERCP इज
एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी। तो ईआरसीपी भी करते हैं हम, इससे हमें गॉलस्टोन बेसिकली पेनक्रियाटाइटिस का पता लग जाता है ईआरसीपी पे। तो ईआरसीपी हम किस पेशेंट में करेंगे? जिस पेशेंट में ऑलरेडी पेन के साथ साथ जॉन्डिस की हिस्ट्री है या जॉन्डिस के सिम्टम्स है। सेकेंड, उसमें जो बाइल डक्ट है वो डायलेटेड हमें दिख गई है एक्सरे में, ट्रांसएब्डोमिनल यूएसजी में हमें डायलेटेड पता लग गई है, तो उसमें हम कर सकते हैं। थर्ड, अगर उसमें कोलेंजाइटिस के सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, ऑलरेडी हमें पता है कि उसमें जो है वैसे सिम्टम्स है, तो उसमें हम ईआरसीपी करते हैं, तो वो डायग्नोज हो जाता है गॉलस्टोन पेनक्रियाटाइटिस है। इसको गॉलस्टोन्स की वजह से जो एक मेजर सिम्टम है, जो एक मेजर कॉज है, उसकी वजह से इसको पेनक्रियाटाइटिस हुई है, राइट। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। देखो, जब भी कोई ट्रीटमेंट करना होता है तो वी हैव अ बेसिक एल्गोरिथम, ठीक है। हर एक डिजीज का एक एल्गोरिथम होता है। जब हम एल्गोरिथम अपने दिमाग में एक टेबल रखते हैं तो हमें फटाफट जो है वो ट्रीटमेंट पता लग जाता है। जैसे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, मेरे साथ साथ आप नोटबुक पे भी बना सकते हैं या फिर अपना ऐसे ही मेमोराइज कर सकते हैं। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हमने बोला था स्टार्टिंग में, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक माइल्ड एक सिवियर, ठीक है। माइल्ड और सिवियर की दोनों हमने डिफ्रेंसिएशन बता दिया था। भाई अब माइल्ड केस है तो सिंपल क्या करेंगे हम? माइल्ड केस का ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर दो उसको, ठीक है। उसको फ्लूइड रिसैसिटेशन दे दो, क्योंकि फ्लूइड लॉस जो है उसकी बॉडी से ज्यादा हो गया है, क्योंकि वहां पे बिल्कुल कुछ काम हो नहीं रहा है, इन्फ्लामेशन हो गई है, तो उसकी बॉडी वीक पड़ गई है, तो इसलिए फ्लूइड रिसैसिटेशन उसको देना पड़ेगा, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो सिम्टोमेटिकली हम उसको पैरेंटरल एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बोवल में कुछ साउंड नहीं आ रही, पैरालिटिक इलियस है, तो बोवल को थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं। ये कुछ हमारे सिम्टम्स होते हैं और उस पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। माइल्ड हमारा ऐसे ट्रीट हो जाता है और 80% केसेस हमारे पास यही आएंगे। बाकी के जो 20% बचे वो है हमारे सिवियर केसेस। सिवियर केसेस को ट्रीट कैसे करना है? सिवियर केसेस को हम सबसे पहले उसमें हम क्या करेंगे? कोई मेडिकेशन नहीं देनी, कोई एंटीबायोटिक नहीं देनी है सिवियर केस में। सिवियर केस में सबसे पहले हम उसको आईसीयू में रेफर करेंगे। हमने पढ़ा था सिवियर के क्राइटेरियाज क्या होते हैं। अगर उसको हाइपोवोलेमिक शॉक हो, शॉक के क्राइटेरियाज हमने पहले पढ़े थे, स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़े थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक पढ़ा था, 4 क्राइटेरियाज पढ़े थे उसमें। एक हमने क्या पढ़ा था? सिस्टोलिक बीपी पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा था हमने? दूसरा हमने क्या पढ़ा था? सिस्टोलिक बीपी के बाद क्या पढ़ा था हमने? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा था। दैट शुड बी दैट इफ अगर वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 mm ऑफ Hg से कम है, राइट। जीआईटी ब्लीडिंग हो रही है अगर 500 ml से ज्यादा पर डे, और सेरम क्रिएटिनिन अगर 2 mg पर DL से ज्यादा है, राइट। तो ये चीजें हम, और सिस्टोलिक बीपी जो है वो अगर 90 से कम है, तो ये चारों चीजें जो है वो अगर है पॉजिटिव और साथ में हमारे कुछ स्कोर्स पॉजिटिव हैं तो, और डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं, तो हम क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये सिवियर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है, तो उसको हम फटाफट आईसीयू में रेफर करते हैं। आईसीयू में रेफर करने के बाद क्या करेंगे? हम सपोर्टिव केयर देंगे, ठीक है, और जो भी उसकी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब आता है वर्ड कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन बेसिकली सिवियर केसेस में होती है। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की? 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट, नेक्रोसिस। सेकेंड, एब्सेस, ठीक है। थर्ड, ऑर्गन फेलियर। एंड फोर्थ, स्यूडोसिस्ट। स्यूडोसिस्ट रेयर केसेस में बन जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस है। ऑब्वियसली पेनक्रियास काम नहीं कर रही है तो उसमें नेक्रोसिस स्टार्ट होने लग जाएगी, ठीक है। इश्चेमिक कंडीशन हुई है तो वैसे ही नेक्रोसिस स्टार्ट होने लग जाएगी। सेकंड, वहां पे कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वो बैक्टीरिया वहां पे आ जाएगा, पस हो जाएगी तो एब्सेस बन जाएगा वहां पे। थर्ड, वहां पे स्यूडोसिस्ट बन सकता है। अब स्यूडोसिस्ट का काम क्या है? स्यूडोसिस्ट जो बनता है वो जितने भी आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डालेगा। जैसे ही प्रेशर डालेगा तो स्ट्रक्चर्स के साथ साथ जो वैस्कुलर सिस्टम है वहां पे उन पे भी प्रेशर पड़ेगा। तो जो वो एक स्यूडोसिस्ट पेनक्रियाज में बना था उसने वो प्रेशर डाला अपने आसपास के ऑर्गन्स पे और उनके वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स पे, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो गया? स्यूडो एन्यूरिज्म। तो आसपास के वेसल्स जो है वो डायलेट हो गए। एन्यूरिज्म मींस डायलेटेशन ऑफ वेसल्स, तो दैट विल लीड टू स्यूडो एन्यूरिज्म हो गया वहां पे, ठीक है। और हमने क्या बोला कि एक चीज और हो सकती है इसमें, नेक्रोसिस हो सकता है, एब्सेस हो सकती है, स्यूडोसिस्ट हो सकता है और ऑर्गन फेलियर हो सकता है, जो कि हमें माइल्ड में नहीं मिलता। तो ऑर्गन फेलियर का मतलब कि अब पेनक्रियास तो खत्म हो चुकी है। अब हमारा जो एल्गोरिथम हम पढ़ रहे थे माइल्ड और सिवियर का, माइल्ड का ट्रीटमेंट पढ़ लिया। सिवियर हमने बोला कि ये सारे हम टेस्ट करेंगे उसमें स्टार्टिंग में, ठीक है। उसको सबसे पहले हम सपोर्टिव थेरेपी देंगे। अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी है तो उसमें हम एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कर सकते हैं, उसको मास्क लगा सकते हैं, ठीक है, नेजल ट्यूब डाल सकते हैं। तो किसी भी तरह हमने उसका ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। दूसरा, हमने उसका इंट्रावास्कुलर जो वॉल्यूम है वो मेंटेन करके रखना है बिटवीन 5 to 10 लीटर्स पर फ्लूइड,
ठीक है, डेली पर डेली जो है वो हमने उसका मेंटेन रखना है लेवल। ठीक है, तीसरा उसको सपोर्टिव केयर हमने देते रहनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इसके बाद हम सारे टेस्ट उसके करेंगे। ठीक है, टेस्ट हमने कर लिया, हमने डायग्नोज कर लिया। अब डायग्नोज के बाद जो है वो दो चीजें हमारे पास आ सकती हैं कि या तो हमने उसको जो भी हमने उसमें डायग्नोज किया, जो भी उसका हमारा कॉज था, हमने उसको ट्रीटमेंट नहीं दी है, या तो वो इस थेरेपी से ठीक हो गया जो भी हम उसको सपोर्टिव थेरेपी दे रहे हैं, या फिर उसकी हालत वैसे ही रही, पहले इंप्रूव हो गया और अब फिर से बिगड़ गया। अब अगर फिर से बिगड़ गया तो हम क्या करेंगे, फिर से बिगड़ गया तो हम फिर से उसमें यूएसजी करवाएंगे, फिर से सारे टेस्ट करेंगे और अब की बार हम क्या देखेंगे कि उसमें नेक्रोसिस तो नहीं है। नेक्रोसिस कैसे पता लगता है, नेक्रोसिस हमने बोला था जो कि हमारा ये टेस्ट था CECT कंट्रास्ट एनहांस्ड सीटी। दिस इज अ बेसिक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जिससे हमें नेक्रोसिस का पता लग जाता है। नेक्रोज कैसे होता है, जैसे पेनक्रियाज है उसके बीच में कुछ कुछ हमें जो है वो एम्प्टी स्पेसेस देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस्कीमिया हो गया तो नेक्रोसिस हो गई है वहां पे, जिसकी वजह से वहां पे हमें गैस जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो पेनक्रियाज के टिश्यूज में जब नेक्रोज टिश्यू के साथ गैस भी देखने को मिल जाती है तो दैट इज अ टाइप ऑफ नेक्रोसिस की वहां पे स्टार्ट होगी। अब नेक्रोसिस स्टार्ट होगी तो नेक्रोसिस के आगे कॉम्प्लिकेशन हमें पता है कि बैक्टीरिया इसमें जो है वो इन्वेड करेगा और यहाँ पे हमें इन्फेक्शन होना ही होना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही नेक्रोसिस हुई उसके बाद हम उसको फिर से हम उसकी फाइन नीडल एस्पिरेशन करते हैं। फाइन नीडल एस्पिरेशन से हम सैंपल लेते हैं जिससे हम देखते हैं कि अब जो ये नेक्रोज्ड टिश्यू है इसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन है या नहीं है। एक हो सकता है कि उसमें नहीं है, अगर नहीं है तो उसको जो पीछे वाली थेरेपी दी है वही उसको देते जाओ आराम से और वो इंसान ठीक हो जाएगा। उसको थोड़ा रेस्ट दो और वही ट्रीटमेंट जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, या फिर वो नेक्रोज टिश्यू को वहां से निकाल दो। दूसरा हो सकता है कि उसमें जो है वो इन्फेक्शन हो चुका है। अब इन्फेक्शन हो चुका है तो अब क्या करेंगे, इन्फेक्शन अगर हो चुका है तो हम उसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह दें, सर्जरी करें, ये सब हमारी ऑप्शंस जो है वो बच जाते हैं। ठीक है, बट लास्ट में दिस कंडीशन इज सो सीरियस कि वो फैटल भी हो सकती है। तो वी हैव टू टेक केयर इन दीज केसेस कि क्या है क्या नहीं है, और हमको ये देखने को मिलता है। एक चीज होती है कि इस पेशेंट को हम एंटरल फीडिंग भी दे सकते हैं जिसकी वजह से उसकी जो गट की बैरियर है, ठीक है, जो गट की मोर्टालिटी इंटीग्रिटी है वो उसकी मेंटेन रहेगी, तो इसलिए हम उसको एंटरल फीड भी दे सकते हैं। ठीक है, कैथेटर हम अवॉइड क्यों करेंगे इस केस में, कैथेटर से भी तो हम दे सकते हैं उसको जो भी हमने फ्लूइड देना है। ठीक है, क्यों हम अवॉइड करेंगे कैथेटर से, कैथेटर से हम इसलिए अवॉइड करेंगे ताकि इन्फेक्शन और क्रिएट ना हो जाए, बाहर वाली चीज कैथेटर से इन्फेक्शन और ना लेके आ जाए। राइट, उसके बाद आता है कुछ हमारी ड्रग्स के नाम है जो कि हम दे सकते हैं सिवियर केस में। दैट इज हम मेट्रोनिडाजोल 500 mg यूज कर सकते हैं TDS फॉर 10 to 14 days। राइट, और हम एमीपेनम यूज कर सकते हैं TDS 500 mg IV हम उसको दे सकते हैं, और न्यूट्रिशनल सपोर्ट तो हमें देनी ही देनी है। राइट, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वाज एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, कॉमन मेजर एनाटॉमी पढ़ी, थोड़ी सी फिजियोलॉजी देखी। सेकंड हमने इसके टाइप्स के बारे में बताया, माइल्ड और सिवियर का हमने क्राइटेरिया बताया। उसके बाद हमने इसके एटियोलॉजी बताई कैसे कैसे होती है। उसमें हमारे T²IP³ हमारे था, एक मेस वाला था, ठीक है, जो ड्रग्स के नाम थे, और 2-3 और कॉजेस थे, और 2 कॉमन कॉजेस थे, कौन से, गॉलस्टोन और अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद हमारी पैथोजेनेसिस आई कि भाई कौन सी फैक्टर्स हैं जो कि ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वहां पे ये सब कुछ घटना जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, CLIK पढ़ा, दैट इज क्लिनिकल फीचर्स पढ़े, इन्वेस्टिगेशन पढ़ी, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स पढ़ी, इमेजिंग पढ़ी, और ये सब कुछ करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स में हमने 2 साइंस पढ़े बेसिक इंपॉर्टेंट, ग्रेटर्नर और क्यूलिन साइन। उसके बाद हमने लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन पढ़ी जिसमें हमने ब्लड इन्वेस्टिगेशन पढ़ी, सीरम अमाइलेज, सीरम अलाइपेज, ये सब कुछ हमने उसमें पढ़ा। इमेजिंग में हमने क्या देखा, कभी कभी हमें चेस्ट रेडियोग्राफ भी लेना पड़ता है, USG तो लेना ही पड़ता है। USG के साथ साथ हम CRCP भी कर सकते हैं और एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड थेरेपी भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, इसमें इमेजिंग भी, पेनक्रियाटोग्राफी भी हम इसमें कर सकते हैं। राइट, इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा, ये तो इमेजिंग की टेक्निक्स आ गई, CT भी हो सकता है, USG भी हो सकता है, इनसे हमें डायग्नोसिस, एक्सरे भी हो सकता है, ये पता लग जाएगा, इससे हम डायग्नोज कर लेंगे। उसके बाद आए हम ट्रीटमेंट पे, जिसमें हमने एक एल्गोरिथम पढ़ा कि माइल्ड अलग है, सिवियर अलग है। माइल्ड है तो ये थेरेपी दो, 5-6 चीजें करो। सिवियर है तो उसमें देखो कि सिवियरिटी कहाँ तक पहुंची है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गई है, उसमें कोई एब्सेस तो नहीं हो गई। कॉम्प्लिकेशन क्या पढ़ी हमने, यहीं से हमें वर्ड आया कॉम्प्लिकेशन पढ़ी हमने 4 प्रकार की। एक पढ़ी हमने नेक्रोसिस हो सकती है, दूसरी एब्सेस हो सकती है, तीसरी
कॉम्प्लिकेशन वहाँ स्यूडोसिस्ट बन सकता है, और चौथा ऑर्गन फेलियर हो सकता है। उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स के बारे में बात करी हमने। स्यूडोसिस्ट के रेफरेंस में हमने स्यूडो एन्यूरिज्म की बात करी। कॉम्प्लिकेशन खत्म हो गई तो हम फिर से एल्गोरिथम पे आ गए कि जो हमारा सिवियर केस था उसमें हमने कॉम्प्लिकेशंस देखनी है कि नेक्रोसिस तो नहीं पहुंच गई। नेक्रोसिस कैसे पता लगता है? सीटी से हमें नेक्रोसिस का पता लग जाता है, राइट। कंपैक्टेड सीईसीटी की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने? क्या बताई थी? याद करो। सीईसीटी जो है उससे करेंगे और उससे हमें मिल जाएगा क्या? नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस पता लग गई है तो हम क्या देखेंगे कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एफएनएसी का फुल फॉर्म क्या है? फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। एफएनएसी करेंगे, उससे हमें इन्फेक्शन पता लग जाएगा। इन्फेक्शन अगर है तो कैसे ट्रीट करना है, और इन्फेक्शन अगर नहीं है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। माइल्ड केस है, सिवियर केस है, ये हमें देख लेना है। फैटल कंडीशंस उसको बता देने ही है, ठीक है। और नॉर्मल उसको जो है वो ट्रीट करना है, और अगर नहीं होता तो फिर उसको सर्जिकल। अगर बहुत ही सिवियर फैटल केस है तो पेशेंट को बता देना होता है कि भाई ऐसा ऐसा केस है, वी हैव टू गिव द एजुकेशन फर्स्ट। हमें उनको एजुकेशन देनी है, हमको उनको पूरा केस समझाना है, दैट इज सो दैट दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड वी आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो जो है वो किसी और टॉपिक पे होगी, एंड होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, लाइक, शेयर एंड कमेंट. We'll meet soon. Bye.